Okay. Very good morning to all of you, to all the YouTube students. आबरा कडाबरा, लॉ का जादूगर अर्जुन छाबड़ा जी, शुक्रिया। एक जने आता ही है ऐसा शायर, शेरो शायरी वाला। चलो एक बार बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर, एक बार बोलो फटाफट। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एकदम क्रिस्टल क्लियर है आज तो। वीडियो भी सही है? अरे है क्या भाई? हाँ, चलिए शुरू कर ले। लास्ट क्लास में अगर आपको ध्यान होगा, लास्ट क्लास छोड़ो, पिछला जो पढ़े एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने चैप्टर 1 शुरू किया हुआ है अभी तक। चैप्टर 1 बोलने से, चैप्टर का नाम ही है प्री मिलेनरी, और आपकी सरल शब्दों में अगर बोलूं तो इसको बोलते हैं बेसिक्स। बरोबर है क्या? यानी कि अगर कॉर्पोरेट लॉ शुरू कर रहे हो तो सेक्शन 1 और 2 नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा वाली बात है। बरोबर है क्या? तो हमने सेक्शन 1 शुरू किया था द कंपनीज एक्ट 2013 का। एवरीबॉडी आर यू विथ मी? तो सेक्शन 1 जो था कंपनीज एक्ट 2013 का, वो 4 चीजें बताता है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट और एप्लीकेबिलिटी। शॉर्ट टाइटल तो पता ही है, द कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट के पहले अपन इनेक्टमेंट देखते हैं, तो इनेक्ट हो गया था 29 अगस्त को, और कमेंस हुए डिफरेंट सेक्शन डिफरेंट डेट में। लॉजिक क्लियर है? क्यों डिफरेंट सेक्शन डिफरेंट डेट में आए हैं? एवरीबॉडी आर यू विद मी? फिर बात आती है एप्लीकेबिलिटी की। तो बोले ये एप्लीकेबल होता है कंपनी पे, और कंपनी डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। सेक्शन 2 क्लॉज 20 के हिसाब से कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट या इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सरल शब्दों में इसका मतलब निकाल ले तो इंडियन कंपनीज एक्ट में कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर हुई है वो कंपनी है एज पर 220, और उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। एवरीबॉडी आर यू विद मी? इसके बाद हमने समझा कि भाई अगर ये कंपनी पे लग रहा है तो क्या फॉरेन कंपनी में लगेगा क्या? तो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन तो कंपनी की डेफिनेशन से ही बाहर है। इनकॉर्पोरेटेड, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, फिजिकली हो, एजेंट के थ्रू हो, इलेक्ट्रॉनिकली हो, कैसे भी हो चलेगा, धंधा करना मांगता है। बरोबर है क्या? फिर ऐसी कंपनी जो इंडिया के बनी बाहर है लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, उसको अपन बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। एवरीबॉडी आर यू विद मी? ये सब करने के बाद हम थोड़ा सा और बड़े थे और प्राइवेट कंपनी में ही अपना पूरा पिछला डिस्कशन चले गया था। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है? एक ऐसी कंपनी जिसका, अच्छा प्राइवेट कंपनी मीन्स कंपनी, यानी कि और फॉरेन कंपनी कभी भी प्राइवेट कंपनी नहीं बन सकती। तो प्राइवेट कंपनी मीन्स कंपनी, और ये वो कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 220 जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी क्या है? प्रिस्क्राइब्ड है, एंड जिसके आर्टिकल पे 3 रिस्ट्रिक्शन है। पहला, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर। दूसरा, एक्सेप्ट ओपीसी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर टू 200, और तीसरा है प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी। इस पे किंतु परंतु और है दूसरे वाले में, बी वाले क्लॉज में, कि ज्वाइंट शेयर होल्डर को अपन 1 गिनेंगे ओनली फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज। गिनती के पर्पस से सिर्फ उनको कितना गिनेंगे? 1। बाकी हर पर्पस के लिए वो क्या है? अलग है। उसके बाद बेटा हमने पढ़ के लिया कि इंप्लॉइज के रिगार्डिंग, तो ऐसे इंप्लॉइज हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट, आर इन द एम्प्लॉयमेंट यानी कि प्रेजेंट, और हु फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट, फॉर्मली यानी कि आज नहीं है पहले थे, और जब फॉर्मली एम्प्लॉयमेंट में थे वर मेंबर्स ऑफ द, फिर क्या बोला? कंटिन्यूड द मेंबरशिप इवन इफ द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड। एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया है, मेंबरशिप चल रही थी, तो उनको भी गिनने वाले नहीं है। 8-10 तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसके बन चुके थे, एकदम क्रिस्टल क्लियर है ये। आज अपन पढ़ रहे हैं बेटा और एक मजेदार कंसेप्ट, मजेदार यानी कि एकदम मजेदार, जिसको बोलते हैं होल्डिंग सब्सिडरी। आज के हमारे एजेंडा, 2 एजेंडा रहेंगे। एक तो अपने को पढ़ना है होल्डिंग सब्सिडरी, एक अपने को पढ़ना है गवर्नमेंट कंपनी। इसमें ही अपना पूरा का पूरा आज का समय निकल जाना है। चलिए हेडिंग डालेंगे बेटा फटाफट। गवर्नमेंट कंपनी का नहीं, गवर्नमेंट कंपनी नहीं, सबसे पहले होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ेंगे, उसके बेसिस में अपने को गवर्नमेंट समझ में आ जाएगा। क्या है, बहुत बार ये सारे शब्द आएंगे कि ये होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है, तो आज अपना है होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का एजेंडा, और साथ साथ में अगर होगा तो अपन गवर्नमेंट कंपनी को भी पढ़ेंगे।
अब बताना चाहता हूं जो होल्डिंग कंपनी है इसको कहां डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 क्लॉज 46 के अंदर। सेक्शन 2 क्लॉज 46 के अंदर। और जो सब्सिडरी कंपनी है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 87 के अंदर। अब ये जो दो डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन में आपको एक ही पढ़ना है, एक ही पढ़ना है कि ऐसा नहीं कि एक को छोड़ देना है। एक करने जाओगे तो बोलेगा दूसरे को पढ़ लो, तो मैं अपने आप समझ में आ जाऊंगा, वो खुद उसमें ही लिखा हुआ है। तो अगर आप लिखोगे, अगर देखोगे तो होल्डिंग कंपनी में क्या लिखा है, मतलब सरल शब्दों में अगर मैं बता दूं कि होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी, अगेन मीन्स अ कंपनी का मतलब कौन सी कंपनी, 220 वाली, हैविंग वन और मोर सब्सिडरीज। बरोबर है। तो क्या बोल रहा है 246, बोले होल्डिंग कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी है। तो भाई पहले सब्सिडरी बताओ फिर क्या है, क्योंकि अगर सब्सिडरी समझ में आ गया तो ये तुम किसकी सब्सिडरी हो, वो होल्डिंग है। एवरीबॉडी आर यू विथ मी। भाई अगर मैं बोलूं कि मैं अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड हूं, बरोबर है क्या, तो बोले ठीक है, आपको होल्डिंग कब बोलेंगे, तो बोले जब आपकी ना एक से ज्यादा कोई सब्सिडरी होगी तो आप होल्डिंग कहलाओगे। तो अपनी इससे अच्छा यही समझ लेना कि सब्सिडरी कौन होती है। तो अगर भाई ये और ये मेरी सब्सिडरी है, मेरी सब्सिडरी मतलब मैं होल्डिंग, और ये दोनों क्या है, सब्सिडरी। अब पहली बात तो ये होल्डिंग सब्सिडरी होता क्या, ये समझो, ये तो डेफिनेशन लिख दिए 246 में। अरे हाँ की ना, एकदम सरल शब्दों में तुमको होल्डिंग सब्सिडरी अगर बताऊं, होल्डिंग का मतलब होता है पेरेंट कंपनी, जिसको अपन बाप कंपनी भी बोलते हैं। आ जाइए, आ जाइए, ठीक है, आइए इधर आ जाइए सामने, आप पीछे बैठ जाइए, जगह है तो। माली जी आप कैसे दोबारा रिपीट करना चाहते हैं कंपनीज एक्ट, ऐसे ही बेसिक में आगे बताओ। देखो जुझारू प्रत्याशी है, ग्रुप 1 क्लियर है भाई, नॉलेज के लिए बैठे हुए यहाँ पे, हाँ रिवीजन के लिए बैठे हुए हैं भाई। तो ध्यान से समझना, पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी का मतलब, अब एक अगर पेरेंट है तो दूसरा क्या रहेगा, बच्चा रहेगा। तो उसको आप डॉटर कंपनी बोल लो, सन कंपनी बोल लो, अरे हाँ की ना। बट लॉ की लैंग्वेज में आप डॉटर सन बोलोगे तो बहुत ज्यादा जनरलाइज लगता है। तो लॉ मेकर ने उसको एक टेक्निकल वर्ड दिया है कि अगर एक पेरेंट कंपनी जिसको प्यार से अपन होल्डिंग बोल रहे हैं, तो दूसरी क्या हो जाएगी, सब्सिडरी। नाम से ही समझ में आ रहा है, पेरेंट और होल्डिंग, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो। एवरीबॉडी आर यू विथ मी। अब क्या होल्ड कर रहे हो और कैसे तुम पेरेंट बन गए, तो जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर कोई कंट्रोल रखती किसी प्रकार का, दो कंट्रोल इस पे डिफाइन किया गया है, आराम से धीरे धीरे समझाऊंगा तो समझेगा। तो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का कंट्रोल रख रही, कौन सा किसी भी प्रकार, जो दो कंट्रोल इसमें दिया है, दोनों में से किसी भी एक प्रकार का अगर कंट्रोल है तो एक कंपनी हो जाएगी पेरेंट और दूसरी हो जाएगी क्या, सब्सिडरी। तो जब भाई पेरेंट भी तुमको कंट्रोल ही कर रहे हैं बचपन से ही, अभी तक छोड़े हैं क्या, हमको आज भी कंट्रोल किया जा रहा है, समझ रहे हो क्या, तो तुमको होना पड़ेगा ऐसे। तो इसीलिए नाम ऐसा दिया कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर रही है, कंट्रोल, तो जो कंपनी कंट्रोल कर रही है वो पेरेंट, जो कंपनी कंट्रोल हो रही है सब्सिडरी। और कंट्रोल को भी इन्हें डिफाइन किया हुआ है सब्सिडरी में कि किस प्रकार का कंट्रोल ये बता रहे। तो जो कंपनी दूसरी कंपनी के पूरे अफेयर्स को कंट्रोल कर रही है वो सब्सिडरी हो जाएगी, जो कंट्रोल हो रही है, और जो कर रही है वो क्या हो जाएगी, होल्डिंग। आओ थोड़ा सा और डीप में जाएंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। अपने को क्या पढ़ना है, सेक्शन 2 क्लॉज 87, यानी कि अगर अपन ने सब्सिडरी कंपनी पढ़ लिया तो होल्डिंग अपने को अपने आप समझ में आ जाएगी। डालिए हेडिंग, सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 87, बरोबर है, ठीक है, ठीक। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है कि सब्सिडरी कंपनी ये लिखता है इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, मतलब कोई कंपनी कब सब्सिडरी कहलाएगी, किसी दूसरी कंपनी के संबंध में। किसी दूसरी कंपनी के संबंध का मतलब कौन है यहां पे, कौन सी होगी दूसरी कंपनी, सीधी सी बात है, ये लॉ मेकर की डेफिनेशन लिख रहा हूं अभी मैं, कि सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी।
यानी कि कब मैं सब्सिडरी कहलाऊंगी किसी दूसरी कंपनी के संबंध में, तो दूसरी कंपनी डेफिनेटली होल्डिंग होगी, तब मैं क्या होऊंगा, सब्सिडरी। एवरीबॉडी आर यू विद मी? तो होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, शुरुआत फिर ऐसी होगी, मींस अ कंपनी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा बार बार इधर, क्योंकि इसके ऊपर मैं आगे जाके क्वेश्चन भी पूछूंगा। दोनों जगह मैंने क्या लिखा है, कंपनी। तो क्या मैं कह सकता हूं ये दोनों कंपनी कौन सी कंपनी बेटा, सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाली। ये भी कौन सी कंपनी है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाली कंपनी है। अरे हाँ की ना। तो सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी। एवरीबॉडी आर विथ मी? इन विच the holding company, in which the holding company, अब दो प्रकार के कंट्रोल है बेटा इधर, जिसपे होल्डिंग कंपनी या तो पॉइंट नंबर ए करेगी या तो पॉइंट नंबर क्या करेगी, बी करेगी। एवरीबॉडी आर यू विद मी? तो बीच में मैं लिख दूंगा और ये दो प्रकार के कंट्रोल डिफाइन किया गया है इन क्लॉज के अंदर, बराबर है क्या। पहला कंट्रोल जो है वो बोलता है कंट्रोल द composition of board of directors। यानी कि जब होल्डिंग कंपनी, देखो क्या लिखा है, इन विच होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कंट्रोल करेगी। अब समझाएंगे इसको भी कि कंपोजिशन क्या होता है। और दूसरा उस पर लिखा हुआ है एक्सरसाइज और कंट्रोल्स, एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। इतना पहले समझेंगे, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लिख लोगे तो बताना, फिर आगे बढ़ के लेते हैं। ठीक है, बड़े आगे। अब सबसे पहले देखो यहां पे लिखा है कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, तो जैसे कि मान लो, अगर आपको पता होगा, अभी मैं कुछ प्रोविजन नहीं लिख रहा हूं, समझाने के लिए लिख रहा हूं। कंपनी अगर आपकी देखोगे तो एक तो होती है ओपीसी, एक होती क्या प्राइवेट, एक होती क्या पब्लिक। अगर आप ओपीसी में देखोगे तो एक ही डायरेक्टर होता है इसमें, मतलब एक ही डायरेक्टर हो सकता है। बाकी कंपनी में मिनिमम क्या होता है, प्राइवेट में कम से कम 2 चाहिए, पब्लिक में कम से कम क्या चाहिए, 3। मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं, डायरेक्टर की, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। तो यहां पे मिनिमम 1 तो चाहिए, प्राइवेट में मिनिमम 2 चाहिए, पब्लिक में मिनिमम 3 चाहिए, बरोबर है क्या। अब बात को ध्यान से समझ के लेना। मेंबर की अगर बात करूं तो मेंबर कितने चाहिए होते हैं ओपीसी में, हाँ जी भाई, वहां पे तो नाम से ही है 1 पर्सन कंपनी, सिंगल ही मेंबर होगा। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर चाहिए, कम से कम 2 चाहिए, और पब्लिक में कम से कम कितने चाहिए, 7। एवरीबॉडी आर विद मी? अब मैं कहता हूं, अगर मान लो कोई कंपनी है, जैसे कि मान लो है अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड, बरोबर है क्या। एक कंपनी और है, मान लो रिलायंस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, एक और कंपनी रिलायंस की जो सिर्फ इन्वेस्ट करती है। एवरीबॉडी आर विद मी? मैं अपना प्लान लेके गया कि भाई मैं अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड हूं, मैं तो जुडिशरी की भी क्लास देता हूं, मैं तो सीए को भी पढ़ाता हूं, मैं तो सीएस को भी पढ़ाता हूं, मैं तो सीएमए को भी पढ़ाता हूं। मेरे को फंड की जरूरत है 100 करोड़ की, 101वीं यूनिकॉर्न अपनी रहने वाली आने वाले समय में, बरोबर है क्या। उसको दिखे भाई रिलायंस को हमारे टर्नओवर बहुत अच्छे हैं, पैसा मांगने आया है, काम ही है इसका इन्वेस्टमेंट करने का, कर देते हैं इन्वेस्ट, कल को इसके शेयर्स प्राइस बढ़ेंगे, इस कंपनी की वेल्थ बढ़ेगी, काम ही इन्वेस्टमेंट का। एवरीबॉडी आर यू विद मी? तो अब ये वाली कंपनी एग्री कर रही है कि मैं अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड में क्या करने वाली हूं, इन्वेस्ट। बट क्योंकि अभी तो तुम क्या हो, स्टार्टअप कंपनी हो, नए नए हो, नन्हे मुन्ने राही हो, ये तो बहुत पहले से काम कर रहे हैं। एवरीबॉडी आर यू विद मी? रिलायंस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो कंपनी है वो ये बोलेगी कि जब तक आप हमारा लोन रीपे नहीं कर देते, पूरा का पूरा जो लोन है, जब तक आप इसको रीपे नहीं कर सकते, कुछ अमाउंट वो शेयर्स के बेसिस में दे रही है,
और कुछ अमाउंट वो दे रहे हैं लोन के बेसिस, समझते हो, शेयर्स और लोन। कुछ पैसे उधारी दे रहे हैं लोन के नाम से और कुछ पैसे क्या कर रहे हैं, शेयर्स में दे रहे हैं। एवरीबॉडी आर यू विथ मी? अब पॉइंट ये है, रिलायंस चाहती है क्योंकि तुम स्टार्टअप हो, तुमको इतना अनुभव नहीं है, तुम्हारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको इतना अनुभव नहीं है कि कंपनी को कैसे सही तरीके से चलाना है। आप हो सकता है गलती करोगे, सीख जाओगे, अगली बार वो गलती को नहीं दोहराओगे, लेकिन फिर एक दूसरी गलती आएगी। हम पिछले 15-20 साल से हमारे डायरेक्टर एक्सपीरियंस है कि कौन सी कंपनी में कैसा पैसा लगाना है। तो हम चाहते हैं जब तक पूरा लोन रीपे नहीं हो जाता, आपके बोर्ड में कौन बंदा बैठेगा नहीं बैठेगा हम डिसाइड करेंगे। तो जैसे कि मान लो आपकी अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल क्या है, प्राइवेट कंपनी है, मिनिमम 2 चाहिए अपने को। हेलो एवरीबॉडी, तो मान लो मेरी कंपनी में टोटल कितने डायरेक्टर हैं, 10। अब इस 10 में से मेजॉरिटी कितनी होगी मेरे को बताएंगे, 6। तो बोले 6 और मोर डायरेक्टर इन द बोर्ड ऑफ अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। ये कौन बैठाएगा और कौन रखेगा, कौन बैठा सकता है और कौन रिमूव कर सकता है? बोले रिलायंस कर सकता है, क्योंकि रिलायंस ने क्या दिया है, पैसा, और वो इसी शर्त में हमको फाइनेंस करने को क्या है, रेडी है। एवरीबॉडी आर यू विद मी? तो अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन, और कंपोजिशन मींस मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर को तुम अपनी मर्जी से अपॉइंट कर दो और अपनी मर्जी से रिमूव कर दो, जिसमें अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल के फाउंडर का, पहले डायरेक्टर का कोई रोल नहीं होगा, इंटरफेयर नहीं होगा। क्यों? इसी एग्रीमेंट में तो आपने एग्री किया है कि हाँ ठीक है, आप फाइनेंस दो, हम आपको कंपोजिशन कंट्रोल करने का राइट दे देते हैं। क्यों? हम लोग नन्हे मुन्ने, आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, आप अपने बंदे बैठाओ। ये अपने बंदे तब तक बैठेंगे जब तक आपका पूरा फाइनेंस रीपे नहीं हो जाता। एक बार हो गया तो फिर हमारे बंदे बैठने वाले हैं। इसी शर्त में हम आपसे क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। एवरीबॉडी आर विथ मी? इस परिस्थिति को बोला जाता है कि रिलायंस अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन यानी कि कौन बैठेगा, कौन जाएगा, किस प्रकार का व्यक्ति बैठेगा, कितना क्वालिफाइड रहेगा, कितने समय के लिए बैठेगा, ये कंपोजिशन आई विल कंट्रोल। एवरीबॉडी आर विथ मी? तो कंपोजिशन कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि जब मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर को तो तुम उस कंपनी के बिना पूछे अपॉइंट या रिमूव कर दो, उसको क्या बोला जा रहा है, कंपोजिशन। एवरीबॉडी आर विथ मी? आर यू श्योर? चलिए, यहां होने के बाद, इधर होने के बाद अपने पास एक दूसरा पॉइंट है, दिख रहा है क्या, एक्सरसाइज और कंट्रोल वाला। ये वाला समझ में आ गया, कंपोजिशन। दूसरा क्या बोल रहा है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर कंट्रोल करती है। तो अभी अगर ध्यान से इसको समझ के लेना, जैसे कि है भाई अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। एवरीबॉडी आर यू विथ मी? मान लो अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल में टोटल है 50,000 शेयर्स। एक शेयर्स की वैल्यू बोल दो कितनी कर दे, 10 रुपए कर दे फिलहाल, छोटी कंपनी है, टोटल कितना हो जाएगा? मैं कह सकता हूं ये 5 लाख मेरी कंपनी का क्या है, शेयर कैपिटल है, और इस पे एक शेयर का प्राइस है ये। अरे हां, और ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। अरे हां, अब मेरी कंपनी तो स्टार्टअप है, मेरे को फाइनेंस की भी जरूरत थी। अरे हां, तो मैं अभिजीत की कंपनी के पास गया कि मेला भाई आपकी कंपनी के पास फाइनेंस अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, अभिजीत प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है। अरे हां, उसने मेरी कंपनी के 26,000 शेयर्स ले लिए। बरोबर है क्या? कितने शेयर्स ले लिए? 26,000। अरे हाँ कि ना? 26,000 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा? 2,60,000। अरे हाँ, अब कल को भाई जब तू मीटिंग में आएगा, तेरे पास कितने परसेंटेज है, तेरे पास मेरी कंपनी के कितनी शेयर होल्डिंग है बता? 50,000 में 26,000 शेयर्स तू अकेले रखा हुआ है, कितनी है इसके पास? हाँ, परसेंटेज में बताइए, परसेंटेज में निकालिए परसेंटेज। 26,000 डिवाइडेड बाय 50,000 करिए, कैसे जी? 52% हो रहा है। अरे हाँ कि ना? चाहे 260 डिवाइडेड बाय 5 कर लो, चाहे 26 डिवाइडेड बाय क्या कर लो, 50 कर लो, यानी कि मेरी कंपनी में तेरे पास 52% की हिस्सेदारी है, शेयर होल्डिंग इसी को बोलते हैं। अरे हाँ, क्यों, कैसे आ गई तेरे पास 52%? क्यों? क्योंकि तुमने मेरी कंपनी की शेयर होल्डिंग ली है। शेयर होल्डिंग यानी कि हिस्सेदारी ली हुई है। एवरीबॉडी आर विद मी? अच्छा, अब अगर तेरे पास 52% की क्या है,
शेयर होल्डिंग है। अरे हाँ, एवरीबॉडी आर यू विद मी? कल को मेरी कंपनी की मीटिंग होगी, क्या होगी? मीटिंग होगी। मीटिंग में हम डिसाइड करते हैं कि भाई हमको एक नया ब्रांच एक्सटेंड करना है। पुणे में तो हम थे ही थे, अब छत्तीसगढ़, बैंगलोर, साउथ के रीजन में जाना है, वहां पे नाम अच्छा फैला हुआ है लेकिन फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। भाई तेरे पास कितने परसेंट की हिस्सेदारी है? 52। तूने कितना पैसा लगाया? 2,60,000। 5 लाख में आधे से ज्यादा पैसा तो तेरा ही है, तो तू थोड़े से इंटरफेयर करेगा कि नहीं? बताओ, क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है? कैसे तुमको पता चला साउथ में तुम्हारी क्लासेस चलेगी? उधर तो तमिल बोलते हैं, तुम तो हिंदी में पढ़ाते हो, तो तमिल टीचर कुछ अपॉइंट करने का सोचे हो? मतलब तुम्हारा बिजनेस प्लान क्या है पहले ब्रांच खोलने के पहले? भाई मैं हिस्सेदार हूं, मैं पैसा लगा, मेरा ही पैसा तो तुम लगा रहे हो। स्टार्ट तो मेरे से ही हुआ था, मैंने इन्वेस्ट किया, तुमने उसको कहीं और इन्वेस्ट किया, फिर पैसा बना। आज भी मेरी हिस्सेदारी कितने की है? 52% की। तो जब भी बेटा कंपनी के अंदर कोई भी डिसीजन लिया जाता है, वो डिसीजन लिया जाता है रिजोल्यूशन के थ्रू। रिजोल्यूशन को डिसीजन बोला जाता है। यानी कि जैसे मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हुए हैं, सारे शेयर होल्डर भी आएंगे, बराबर है। मान लो ये सारे के सारे शेयर होल्डर है स्टार्टिंग के 2 बेंच के, कितने हो गए? 5, 6, 7, 8, 9। इसमें भाई के पास अकेले 52% है, 3% इसके पास, 2% इसके पास, 5% इसके पास बटा हुआ है। एवरीबॉडी आर यू विद मी? 2 प्रकार के रिजोल्यूशन होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल। फिलहाल के लिए आप इतना समझ के लो, ऑर्डिनरी यानी कि मैं पूरा डिटेल में जाऊंगा, इसको बोल दो मेजोरिटी। जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग प्रेजेंट है सभा के अंदर, मीटिंग के अंदर, उस पे मेजोरिटी अगर क्या बोल देते हैं कि हाँ मैं इससे सहमत हूं, तो वो नतीजा पास हो जाता है। भाई तेरे पास अकेले कितना है? 52। सो आउट ऑफ 100% की वोटिंग पावर तेरे पास अकेले कितना है? 52। तो बोले हाँ मैं सहमत हूं, रिजोल्यूशन पास हो गया। कौन सा वाला? ये वाला। इस पे लगता है 75% की कंसेंट, जाएंगे इस पे आराम से। अभी सिर्फ ऊपर ऊपर दूध की मलाई बता रहा हूं, इसमें बहुत डिटेल है, रिजोल्यूशन में आएगा, आने वाले चैप्टर में ही आएगा, बरोबर है क्या? तो क्या मैं कह सकता हूं, मान लो अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तब पास होता है जब मामला इतना ज्यादा गंभीर सोचने वाला नहीं है, एक ब्रांच ही तो डालना है। अरे हाँ, तो वैसे तो कब ऑर्डिनरी पास होगा, कब स्पेशल होगा, सब दिया हुआ है, लेकिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कुछ चीजों में लगता है, कुछ चीजों में क्या लगता है? स्पेशल। तो मैं कहता हूं ऑर्डिनरी में भाई आउट ऑफ 100% की वोटिंग पावर में मोर देन हाफ मिल जाए तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या हो गया? पास हो गया। एवरीबॉडी आर विद मी? भाई अकेले बोल दिया हाँ भाई रेजोल्यूशन पास, बरोबर है क्या? अच्छा, भाई नहीं बोल रहा है, भाई की कंपनी बोल रही। कौन? अभिजीत प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि उनने इन्वेस्ट किया। एवरीबॉडी आर विद मी? तो भाई आप तो अच्छा खासा मतलब दबदबा बना के रखे हो फलानी कंपनी में, तो आप क्या हो गए? जब दबदबा बना रहे हो आप पेरेंट हो गए, आप होल्डिंग हो गए, और सामने वाली क्या हो गई? सब्सिडरी। तो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में क्या कर रही है बेटा? एक्सरसाइज कर रही है या कंट्रोल कर रही है? मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। तो जो कंपनी कंट्रोल कर रही है वो होल्डिंग, जो कंपनी कंट्रोल हो रही है वो सब्सिडरी। क्यों सब्सिडरी? क्योंकि भाई तुम्हारा बिजनेस अफेयर्स चलाने वाली तो ये कंपनी, पैसा उसने लगाया, कंट्रोल वो कर रही। क्यों? रिजोल्यूशन पास होगा, उसके अकेले का 52% है। तुम सब मिलके भी मना करोगे और वो अकेले बोल देगा हाँ मैं चाहता हूं, खत्म हो गई, उसके पास 52% है, वो कंट्रोल कर रहा है आपकी कंपनी के वोटिंग पावर। एवरीबॉडी आर विद मी? आर यू श्योर? तो बेटा अगर आप इसको वापस पढ़ोगे तो देखो लिखा है सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मींस जिसपे होल्डिंग कंपनी या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कंट्रोल करेगी या तो 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर करेगी। बराबर है क्या? अब मेरे ना आपसे एक प्रश्न है, इसको मैं हटाना चाहता हूं, यहीं पे सारी चीज समझाता हूं, रुको। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे कि मान लो ये हो गई अभिजीत प्राइवेट लिमिटेड। एवरीबॉडी आर यू विद मी? अब अगर ये मेरी कंपनी में अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड में अगर मान लो 51% रखा हुआ है, कौन होल्डिंग कौन सब्सिडरी बताएंगे? ये होल्डिंग हो गया और ये क्या हो गया? बरोबर है क्या? चलो दूसरी चीजें कर देख के लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, बरोबर है क्या? इसकी एक सब्सिडरी है ABC प्राइवेट लिमिटेड। कैसे सब्सिडरी बन गई है?
बोले ये सब्सिडरी बनी क्योंकि इसके पास 51.2% है इस कंपनी का वोटिंग पावर है, बराबर है क्या? अरे हां, अब एक कंपनी और आती है DEF प्राइवेट लिमिटेड, बरोबर है क्या? इस DEF प्राइवेट लिमिटेड में ABC ने रखा हुआ है, समझ लीजिए 26% का वोटिंग पावर, बरोबर है क्या? कितना रखा ABC ने? 26%। और XYZ प्राइवेट लिमिटेड DEF प्राइवेट लिमिटेड में रखता है 25%। बताइए, मेरा आपसे प्रश्न है, क्या DEF प्राइवेट लिमिटेड, क्या DEF प्राइवेट लिमिटेड क्या XYZ की भी सब्सिडरी हो जाएगी? हो जाएगी कैसे? जब सब्सिडी कंपनी है उसका शेयर वहां पे भी है, हाँ, होल्डिंग कंपनी उसी का कंट्रोल कर रही है, तो रिजर्वेशन मतलब ऐसे B=C तो A=C हो जाता ये बेटा मैथ्स वैथ्स नहीं लगाना इधर। हाँ हाँ हाँ, इधर मैथ्स वैथ्स बिल्कुल नहीं है, इधर लॉ चल रहा है। बच्चे टेंशन में आके बोले अरे मैं तो मैथ्स की क्लास में आ गया हूं, बोले दोनों का मिला के कितना हो रहा है? 51 हो रहा है। अभी भी मैं कंक्लूजन में नहीं आया, मेरे को बताया क्या DEF प्राइवेट लिमिटेड XYZ की सब्सिडरी कहलाएगी? क्या कहलाएगी? हाँ, सबका नहीं आ रहा है, बस मैथ्स फॉर्मूले का आ रहा है। हाँ बताइए, तेरे को आगे बैठना है क्या? बैठना है आगे? आजा भाई, तुम लोग थोड़ा सा इधर आ जाओ, बैग को भले सामने रख लो। हाँ चलिए बताइए। अरे बोलो ना जी, कैसे कर रहे हो? नहीं बताएंगे सर, बोले आप अपना देख लो हिसाब से, है ना? होगी सब्सिडरी, क्योंकि देखो डायरेक्ट कुछ नहीं है, सब इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहा है। कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, बताओ फटाफट। हाँ अच्छा, कौन के कंट्रोल के हिसाब से? कंपोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल करने से हो रहा है कि मोर देन हाफ टोटल वोटिंग पावर की वजह से कहलाएगी? बट अभी तक अभी अगर आप देखोगे मोर देन हाफ हो रहा है ना भाई। अभी देखो, अभी तक मैंने आपको क्या बोला है, जिसपे होल्डिंग कंपनी क्या करेगी? एक्सरसाइज करेगी और कंट्रोल करेगी मोर देन हाफ। तो अल्टीमेटली यहां पे कोई होल्डिंग है क्या? ना तो ABC होल्डिंग है, ना तो XYZ होल्डिंग है। अगर तुम बेयर लैंग्वेज पढ़ोगे इसकी, ये देखो, जिसमें होल्डिंग कंपनी क्या कंट्रोल कर रही है? एक्सरसाइज या कंट्रोल कर रही मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। तो कौन कर रहा है मोर देन 1/2? ये 25 रखा है, वो 26 रखा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो फिर DEF सब्सिडरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? इसके हिसाब से जो लॉ मेकर ने प्रोविजन बनाया। तो किसके हिसाब से फिर तुम बता रहे हो? क्या है इसके आगे? हाँ, ये तो बच्चा फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है तो उसको समझ में आ रहा है, कुछ तो है घोड़ अंदर। हाँ बताइए। हाँ, को सब्सिडरी, एक तो नया कंसेप्ट आ गया। चलिए, अब मैं तुमको बताना चाहता हूं, ये जो सेक्शन 287 है ना, अबे है, इस पे तुमको टोटल 3 एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। कितने एक्सप्लेनेशन मिलेंगे? 3। सेक्शन 287 के क्या मिलेंगे? एक्सप्लेनेशन। अब मेरी बात को समझना, एक्सप्लेनेशन मतलब समझते हो? लॉ मेकर खुद ही क्या करता है, जब कोई प्रावधान बनाता है, जैसे होल्डिंग सब्सिडरी बनाया, लॉ मेकर को पता है कि ना इस पे कंफ्यूजन आ सकता है। जैसे मैं तुमसे पूछा कि बताओ ऐसा होगा तो वो सब्सिडरी कहलाएगी क्या? तुम भी सोच में पड़ गए, यार प्लेन रीडिंग करूं तो वहां तो सिंपल लिखा है कि जब होल्डिंग कंपनी, सीधा सीधा तो डायरेक्ट बोला है कि जब तेरे पास मोर देन 1/2 होगा तो तू होल्डिंग वो सब्सिडरी। अब मेरे पास थोड़ा है, मेरी सब्सिडरी के पास थोड़ा है, और फिर मिला के 51% हो रहा है कम से कम, तो क्या होगा? ऐसे कंफ्यूजन आ सकता है ना प्रैक्टिकल लाइफ में। तो लॉ मेकर इसको विजन पहले ही कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, जहां जहां पे भी अगर आपको लगता है, लॉ मेकर को लगता है कि इस प्रावधान में जो पढ़ने वाले हैं लॉ, जिससे संबंध रखेगा लॉ, जो कंपनी सेक्रेटरी रहेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा, CMA रहेगा, उनको कंफ्यूजन आ सकता है, वो अपने आप हर सेक्शन के अंदर जहां जहां कंफ्यूजन की संभावनाएं हैं वहां पे एक्सप्लेनेशन दे देंगे। आपको पूरे सेक्शन में, पूरे क्लॉज में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ वही एक्सप्लेनेशन मिलेगा वेयर देयर इज अ चांस ऑफ कंफ्यूजन। बरोबर है क्या? तो सेक्शन 2 क्लॉज 87 के टोटल कितने एक्सप्लेनेशन मिलेंगे? एक A मिलेगा, एक B मिलेगा, और एक क्या मिलेगा?
सी मिलेगा। बरोबर है क्या? मैं यहां पे लिख देता हूं, ये किसका एक्सप्लेनेशन है? सेक्शन 2 क्लॉज 87 का क्या है बेटा? ये एक्सप्लेनेशन। एवरीबॉडी आर यू विथ मी? ठीक है। अब इसी का जो पॉइंट नंबर ए है ना, इसी के पॉइंट नंबर ए के अंदर ये बात लिखी हुई है, जो आप पढ़ोगे तो पढ़ते ही आपको क्या आ जाएगी? समझ में आ जाएगी। बरोबर है? तो देखो लिखा है, अ कंपनी shall be deemed to be a subsidiary, shall be deemed to be a subsidiary company even if the control referred, जो कंट्रोल रेफर किया गया है इन सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 1 में कौन सा कंट्रोल है? कंपोजिशन कंट्रोल करने का, बराबर है। और सब क्लॉज 2 में क्या है? इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। अब तुम बोल सकते हो कि सर एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर ए ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 87, वो जो कंपनी आपने बोली थी ना DEF प्राइवेट लिमिटेड, वो भी एबीसी की क्या कहलाएगी? सब्सिडरी। आओ इसको पढ़ेंगे और उसको एग्जाम्पल में फिट करने का कोशिश करेंगे। देखो क्या लिखा है, एक कंपनी को मान लेना, डीम्ड का मतलब क्या? मान लेना कि वो सब्सिडरी है, भले ही, इवन इफ का मतलब भले ही जो कंट्रोल हमने 1 और 2 में बोला ना, 1 में क्या बोला? कंपोजिशन का, 2 में क्या बोला? वोटिंग पावर का। 1 और 2 में वो खुद का नहीं हो, उसका, वो किसका है? किसी अनदर सब्सिडरी कंपनी का है। किसका? होल्डिंग कंपनी का। अब अगर तुम देखोगे बेटा ये वाला प्रोविजन, तो क्या XYZ प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टली DEF में कर रहा है क्या? नहीं। उसने क्या बोला? ये वाले प्रोविजन को अगर पढ़ोगे तो क्या लिखा है? बोले तुम ना ये वाली कंपनी जो है ना, ये वाली, इसको मान लेना कि ये सब्सिडरी है, भले ही जो कंट्रोल हमने 1 और 2 में बोला है वो इस कंपनी का डायरेक्टली, इसकी कोई दूसरी सब्सिडरी है, और उस दूसरी सब्सिडरी को उन्होंने क्या बोला? अनदर सब्सिडरी कंपनी। अरे हां, तो बोले अगर उसकी दूसरी सब्सिडरी ने भी कंट्रोल रखा है ना, या तो 1 वाला या तो 2 वाला, तो यहां पे कौन सा कंट्रोल एग्जांपल में? 2 वाला। अरे हां कि ना जी? ये देखो, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी। हम कौन सी कंपनी के बारे से बात कर रहे हैं? इसी को हम डीम्ड सब्सिडरी बोल रहे हैं। अबे हां कि ना? डीम्ड सब्सिडरी कंपनी। क्या बोला? इस कंपनी को क्या मान लेना? अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी, भले ही, इवन इफ जो कंट्रोल हमने 1 और 2 में बोला है ना, 1 में कंट्रोल वाला बोर्ड का, 2 में वोटिंग पावर वाला, वो खुद का नहीं है। किसका नहीं है? इसका खुद का नहीं। इसकी कोई क्या है? अनदर सब्सिडरी कंपनी। और ये अनदर कौन है? ये है। तो अनदर सब्सिडरी कंट्रोल कंपनी के थ्रू भी अगर उसने रखा हुआ है तो भी चलेगा। तो अगर आप देखोगे तो 26% कंट्रोल किसने रखा है? एबीसी ने। वो खुद कितना रखा है? 25। तो ठीक है ना, 13 और उसका मिला के तुम दोनों रख रहे हो ना, कितना? मोर देन हाफ। इसको अपन क्या बोलेंगे? डीम्ड सब्सिडरी कंपनी। अल्टीमेट होल्डिंग कौन है? अल्टीमेट होल्डिंग सबसे, सबकी बाप कौन है? दोनों की बाप कौन है? XYZ। और XYZ के दोनों क्या हो गए? बच्चे। अरे हाँ कि ना? एक बड़ा बेटा हो गया, एक छोटा बेटा हो गया। बरोबर है? भावनाएं समझ में आ रही है? तो अगर आप इसको देखो, वापस पढ़ोगे कि अब कंपनी को मान लेना कि वो डीम्ड सब्सिडरी कंपनी है, भले ही जो कंट्रोल हमने 1 और 2 पे बोला है वो अनदर सब्सिडरी कंपनी का है ऑफ द होल्डिंग कंपनी। मिल बांट के लोगे तो भी चलेगा, इनडायरेक्टली लोगे तो भी चलेगा। एक और क्वेश्चन पूछूं इसी के बेसिस पे, अब ध्यान से समझना। ये पहला वाला एक्सप्लेनेशन तो आगे दिमाग में। अब जैसे कि मान लो कौन कौन सी कंपनी थी? एक थी XYZ प्राइवेट लिमिटेड, एवरीबॉडी आर विद मी। एक कौन सी थी? ABC थी। अरे हां कि ना? और एक क्या थी? DEF प्राइवेट
लिमिटेड। अब मेरा आपसे प्रश्न ये है, एक्स वाई जेड ने तो मैं कहता हूं यहां पे 55% की वोटिंग पावर रखी हुई है, बरोबर है? एवरीबॉडी आर विद मी? किस पे रखी हुई है? ए बी सी में। अब एक्स वाई जेड यहां पे कुछ नहीं रख रहा है, जैसे मैंने पहले बोला था ना कि भाई वो 26% रखा, यहां पे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन ए बी सी डी ई एफ प्राइवेट लिमिटेड में कितना रखा हुआ है? अब मुझे बताइए, क्या डीईएफ प्राइवेट लिमिटेड क्या अब भी एक्स वाई जेड की सब्सिडरी कहलाएगी? कहलाएगी। तुम्हारा खुद का हो, तुम्हारी सब्सिडरी का हो, मिला जुला के हो, होना मांगता कुछ तो भी। अरे हाँ कि ना? तो अगर यहां मैं फिर बोलूं तो अल्टीमेट होल्डिंग कौन हो जाएगी? एक्स वाई जेड, ये बड़ा बेटा और ये छोटा बेटा, क्योंकि भाई तुम इसकी सब्सिडरी हो। अगर फिर इसको आप पढ़ोगे कि जो कंपनी को तुम मान लेना डीम्ड सब्सिडरी, भले ही कंट्रोल जो 1 और 2 में है ना वो तुम्हारा खुद का नहीं है, तुम्हारी सब्सिडरी का है। तो सब्सिडरी की सब्सिडरी इज ऑल्सो अ सब्सिडरी। बैठ रहा है? राइम बैठ रहा है? सब्सिडरी की सब्सिडरी इज ऑल्सो अ सब्सिडरी। एवरीबॉडी आर विद मी? तो अगर आप देखोगे ये सब्सिडरी की सब्सिडरी इज ऑल्सो अ, बरोबर है? एवरीबॉडी आर विद मी? आर यू श्योर? कुछ और क्वेश्चन पूछा जाए आपसे? चलिए ध्यान दीजिएगा। कितनी कंपनी अपने पास? 3। पहली कौन सी है? एक्स वाई जेड। फिर कौन सी है? फिर कौन सी है? मैं वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन सारी कंपनी है, तुम ऐसा समझ के लेना। अरे हाँ, अब जैसे कि मान लो यहां पे एक्स वाई जेड ने एबीसी में रखा हुआ है 50.000001, बरोबर है क्या? इतना परसेंट वोटिंग पावर किसने रखा है? एक्स वाई। और एबीसी ने यहां पे रखा हुआ है 50.00000001। बताइए, क्या डीईएफ आज भी सब्सिडरी कहलाएगी एक्स वाई जेड की? कैसे? मोर देन हाफ बोला तो 50 के ऊपर से तिनका भी है ना, तो वो मोर देन हाफ है। एवरीबॉडी आर विथ मी? अच्छा, इसमें थोड़ा सा और अगर मैं कॉम्बिनेशन देना चाहूं आपको कि हां, मान लीजिए कि भाई ये 50% कौन रखा हुआ है? एबीसी। और एबीसी कौन है? सब्सिडरी है। अरे हां, एक्स वाई जेड ने यहां पे रखा हुआ है 0.0001%। बताओ, डीईएफ सब्सिडरी है ना? क्यों? 50% इसने रखा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या डीईएफ एबीसी की सब्सिडरी है? नहीं है। किसकी सब्सिडरी है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा 50 और उसका 0.001 करके तुम अल्टीमेटली तुम बने हो, बराबर है? एवरीबॉडी आर यू विथ मी? आर यू श्योर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मान लो अर्जुन छाबड़ा है। अर्जुन छाबड़ा ने अभिजीत प्राइवेट लिमिटेड पे कितना होल्ड करके रखा हुआ है? 55% होल्ड करके रखा है। होल्डिंग सब्सिडरी है? बताइए, है होल्डिंग सब्सिडरी? थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। तो अच्छा, अर्जुन छाबड़ा नहीं बोले, ये नहीं ले सकता बोले, सोचिए थोड़ा सा। YouTube वाले स्टूडेंट भी बताएं और वीडियो को लाइक भी करें बेटा। बताइए, ऐसा होगा क्या? हाँ भाई साहब, होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता जो है वो कंपनी का है। मैंने यहां पे क्या लिखा है? अर्जुन छाबड़ा। तो अर्जुन छाबड़ा भले 55% क्यों ना रखा हो, क्या वो कंपनी है? मैं बार बार मैंने बोला कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, यहां ध्यान दो। होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी, सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी। होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता कंपनी का है, इंडिविजुअल और कंपनी का होल्डिंग सब्सिडरी रिश्ता नहीं बन सकता है, बरोबर है क्या? तो ये कभी भी होल्डिंग सब्सिडरी के दायरे में आएगी क्या? नहीं आएगी। एवरीबॉडी आर यू विथ मी? आर यू श्योर? अब सिंपल सी बात है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के अगर कंपोजिशन को भी कंट्रोल करेगी तो भी वो होल्डिंग हो सकती है, इवन दो अगर वोटिंग पावर नहीं है तो। मेन जितनी सारी चीजें थी यहां पे मैंने एग्जांपल पे कवर कर ली है, बरोबर है? एवरीबॉडी आर यू विथ मी? अब मेरे को कुछ चीजें आपसे और पूछनी है और यहां पे अपना होल्डिंग सब्सिडरी का डेफिनेशन हो जाएगा खत्म। ध्यान से समझना। तुमको ये सब एग्जांपल नोट करने का है क्या? करने का है? हाँ, उस बच्चे का मन है करने का, तो चलो पहले कर लो, फटाफट कर लो एग्जांपल नोट। नीचे वाले, ये वाले भी कर रहे हैं क्या? ये वाले अभी तक नहीं किए हो ना नोट?
एक्सप्लेनेशन लिख लियो ना, हाँ तो बस एक्सप्लेनेशन के नीचे ही सारे एग्जाम्पल नोट डाउन करो, तब तक यूट्यूब वालों से चर्चा हो जाए चाय पे। सर अगर एक्स वाई जेड के पास 51% है एबीसी में एंड डीईएफ है 70% इन एबीसी। एक मिनट भाई, तेरा क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा। एक्स वाई जेड के पास 51 है एबीसी में और डीईएफ के पास 70% है एबीसी में, है ना, देन विच विल बी होल्डिंग। भाई क्या क्वेश्चन पूछा है तू, वाह। इसका क्वेश्चन बताता हूं मैं तुमको, देखो इसका क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा, हाँ हाँ रोशनी डालो इसका, देखो इसका क्वेश्चन देखो। बोले सर एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड 51% रखा हुआ है किस पे, एबीसी में, और डीईएफ जो है इधर रखा हुआ है 70%, ठीक है, एबीसी में। देन होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी कौन होगा? भाई ये तो मतलब मैं बहुत कठिन सवाल हो गया भाई, मैं नहीं दे पाऊंगा इसका जवाब। हाँ बहुत कठिन हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ओंकार जी, बाकी सब्जेक्ट भी मिलेंगे बहुत जल्द, आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। चलिए, लेकिन ये क्वेश्चन का तुम आंसर कर दो ओंकार जी, मैं मतलब मेरे को जरूरत है ऐसे फैकल्टी की जो ये आंसर कर पाए। भाई या तो अपूर्व शर्मा भाई, या तो तू थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, अगर ऐसा है तो फिर सुधार के बता, ठीक है, बाकी इनको नोट करने दे बेटा। चलो, खतरों के खिलाड़ी हैं ये सारे। हाँ सर हिंदी में नोट्स मिलेंगे क्या? अरे नहीं भाई, हिंदी मतलब बोलता जरूर हूं मैं बहुत शब्द का इस्तेमाल करके, लेकिन नोट्स हिंदी में बहुत तकलीफ हो जाएगी हमें। होल्डिंग सब्सिडरी को हिंदी में क्या बोलूं ये सोच रहा हूं मैं। हाँ हाँ एबीसी के पास डीईएफ के 52% वापस हाँ एक्सवाईजेड हाँ, एबीसी की होल्डिंग है, एक्स वाई जेड एबीसी की होल्डिंग है, हाँ और एबीसी के पास डीईएफ के 52% शेयर्स है, ठीक है और बचे कुछ एक्सवाईजेड के पास। ठीक है, अगर डीईएफ का कोई रिजोल्यूशन पास करना हो हाँ और वो एक्सवाईजेड को अमान्य है और एबीसी को मान्य है, तो कैसे होगा? नहीं पास नहीं पास। एक्स वाई जेड के पास बचे कुछ है, मतलब लेस देन, हाँ हाँ, मैं एक बार अपन निर्धारित कर लेते हैं, एबीसी का डीईएफ के पास कितना है? नहीं एबीसी के पास है डीईएफ का 52%, हाँ ये कर लेते हैं अपन 52 एग्जाम्पल के लिए, बरोबर है क्या? हाँ 48 एक्सवाईजेड के पास, और ये वाला बचा कुचा किसके पास है? एक्स वाई जेड। अब आप बोल रहे सर रेजोल्यूशन पास होगा तो क्या? अब इसमें ऐसा है भाई साहब, अगर ऑर्डिनरी है तो एबीसी खुद ही निपटा लेगा, अगर बात स्पेशल की है तो पास ही नहीं होगा, वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, वो इशू मतलब वो रेजोल्यूशन फेल, यानी कि वो बिजनेस हम नहीं कर सकते, सिंपल सी बात। हाँ जी, ऑर्डिनरी तो रहा हो तो अकेले एबीसी निपटा देगा, बरोबर है क्या? चलो लिखो फिर। हाँ हाँ 100% हो सकती है। हम प्राइवेट का एग्जाम्पल लिए, पब्लिक भी ऐसे ही सेम सेम होगा, उसमें भी मैं तुमको अभी किंतु परंतु बताऊंगा ना, करो ना तुम। हो गया, लिख लिए, करो ना तो जी, फिर लिख लिए, आगे बढ़ू। तुम ऐसे हर एग्जाम्पल को केस 1 केस 2 दे सकते हो ताकि तुमको याद रहे। अच्छा लग रहा है तुम लोग ऐसे ब्लैंक कॉपी बना लिए बोलने के बाद। देखो ब्लैंक कॉपी में लिखने का मजा अलग है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। हाँ तो फिर क्यों क्यों क्या पहले रफ में लिखेगा फिर फेयर में लिखेगा? क्लास 10वीं का है ना भाई, इधर इतना समय नहीं है, इधर रफ फेयर है। देख क्या इतना सुंदर नोट्स बनाया है, बढ़िया, उसी में बना बैठ के। मैं तुमको इस बार उनके नोट्स दिखाऊंगा, फाउंडेशन वालों के नोट्स इस बार मैं गजब ही बनवा के लिए सीए फाउंडेशन वालों के, मतलब एकदम सोना है सोना नोट्स उनके। इस बार उनको मैंने बुक से पढ़ाया ही नहीं, समझे क्या मतलब? इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल साइट मेरे नोट साइट से नोट से ही बनवाया है, 100 पेज के नोट्स बन गए कॉन्ट्रैक्ट टैग के, पढ़ो उसको, उसको ही पढ़ना है बस, उधर ही सब इंपॉर्टेंट हर यूनिट के बाद लिखवा दिया है, सब वहीं कर दिया है। हैप्पी नाग पंचमी। हाँ
ऐसे ही मेरे सर थे जिनसे मैं पढ़ा हुआ हूँ ये सारी चीजें। तो नाग पंचमी के दिन अपने बेटे को क्या बोलते हैं, बोले बेटा अपने मामा को फोन कर ले। बोले क्यों? बोले आज उनका बर्थडे, बोले फोन करके बोलेगा। तो बढ़िया, जब तक बोले मैं निकला नहीं था घर से, मेरा बच्चा फोन कर रहा है, बोले मामा हैप्पी बर्थडे। बोले बोले किसने बोला? बोले पापा ने। बोले पापा बाहर घर पे। चलो हाँ चलिए। राहुल ने की कह रहा दूध लेकर आऊं क्या? बोले देख इससे ही पूछ भाई, रवि शर्मा से ही पूछ भाई, इतने नालायक हो ना तुम सब के सब। चलिए अपूर्व शर्मा कह रहे सर कंफ्यूजन हो गया था। भाई कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि नहीं अपूर्व शर्मा तेरा? चलो आज नाग पंचमी वाकई में है क्या? ठीक है, हैप्पी नाग पंचमी टू ऑल ऑफ यू एंड टू ऑल द यूट्यूब स्टूडेंट्स। ठीक है, एक जने बदक भेज रहा है। बदक था डक। हाँ, डक से एक किस्सा और याद आया। एक दिन मैं, तुम नोट करते करते सुनो, मैं सैलून में बैठा था एक दिन। होता है ना सैलून में तुम्हारा एक हेयर ड्रेसर पक्का हो जाता है कि तुम जाओ तो कितना भी वेट करो इससे ही बनवाएंगे। ऐसे ही बनवाता, उसको पता है भाई मैं प्रोफेसर हूँ, कब कब पढ़ाता हूँ, समय नहीं मिलता है, तो रात को मेरे लिए 10 बजे तक वेट करता था, जबकि 10 बजे सैलून बंद हो जाता है। वो शटर गिरा के अपना बनाते रहता था। तो और भी लोग बैठे रहते थे, सब साथ में जाते थे, एक रुका हुआ है करके सब एक साथ रहते थे। बोले सर आपके पास बाइक वाइक है क्या? मतलब बाइक का शौक बहुत है भाई, लेकिन अब वो उतर गया, अब कार लेंगे, अब थोड़ा वो वाला फेज आ गया है, आराम से जब सही रहेगा। मतलब तेरे पास है क्या बाइक? बोले नहीं सर मैं पैसा जोड़ रहा हूँ, मैं एक नंबर बाइक लेने वाला हूँ, मेरे को बहुत पसंद है। कौन सी पसंद है? बोले वही सर KTM डक। KTM डक। भाई इससे और बुरा कुछ नहीं सुन सकता हूँ। KTM डक। चलो नोट किए, ये भी यहां तक हो गया। अच्छा यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता नहीं है, पता चला तुम बोल दिए होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता है बोल के, बरोबर है? एवरीबॉडी आर विथ मी? अरे समझा क्या? अब ये तो हो गया एक एक्सप्लेनेशन। मेरे को कुछ चीजें और से आपसे और समझनी है। अच्छा एक एक्सप्लेनेशन, दूसरे एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है जो मैं तुमको कंपोजिशन की बात बताया ना कि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर को आप अपनी मर्जी से रिमूव कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो। ये वाला एक्सप्लेनेशन जो लिखा है वो एक्सप्लेनेशन नंबर बी के अंदर लिखा हुआ है। एवरीबॉडी आर विथ मी? जिसको लिखने की जरूरत नहीं वो अंडरस्टूड है, मैं बता दिया, बराबर। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, कंपनी की डेफिनेशन आपको याद है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कि सरल शब्दों में ऐसी कंपनी जो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है वो क्या कहला रही है? कंपनी। एवरीबॉडी आर विथ मी? अब भावनाओं को ध्यान से समझना बिल्कुल। आपने सुना होगा सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? इस सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी है किसकी? जो कि मेरे ख्याल से साउथ कोरिया की कंपनी है, बराबर है क्या? तो यानी कि साउथ कोरिया वाली होल्डिंग हो गई और यहां वाली क्या हो गई? सब्सिडरी। नेस्कैफे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहां की है? नेस्कैफे इंडिया की नहीं है, कहां की है? नेस्कैफे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में रजिस्टर्ड है, ये सब्सिडरी है उस कंपनी की जो होल्डिंग है। मैकडोनल्ड्स कहां का है? यूएस का आई गेस। अरे हां, उसकी अलग अलग यहां पे सब्सिडरी खुली हुई है। अरे वो तुम्हारा यूनिलीवर लिमिटेड, यूनिलीवर लिमिटेड यूके बेस्ड कंपनी है और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इंडिया की कंपनी, वो हिंदुस्तान सब्सिडरी है और यूनिलीवर क्या है? होल्डिंग है। एवरीबॉडी आर विथ मी? अब तुम अगर डेफिनेशन में गौर फरमाओगे, तुम क्या करोगे? डेफिनेशन में अगर क्या करोगे? गौर फरमाओगे तो यहां पे बोला है कि भैया होल्डिंग कंपनी मीन्स, अरे हाँ कि ना, सब्सिडरी कंपनी मीन्स, यानी कि होल्डिंग सब्सिडरी वाला रिश्ता सिर्फ इंडिया में जो कंपनी बनी है उनका ही बन सकता है। तो यूनिलीवर लिमिटेड कैसे होल्डिंग कहलाती है और ये कैसे सब्सिडरी कहलाती है? बताइए, हाथ उठाए ना। हाँ अच्छा समझ रहे हैं, बरोबर है क्या? क्वेश्चन समझे कि जब साहब बोल रहा है कि होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी, सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी, और कंपनी का मतलब जो इंडिया की कंपनीज एक्ट में क्या है? इनकॉर्पोरेटेड। अरे हाँ, तो भाई साहब यूनिलीवर को कैसे आप होल्डिंग बोलते हो? कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से कि वो होल्डिंग है और ये सब्सिडरी है, वो बन ही नहीं सकती होल्डिंग इस डेफिनेशन के हिसाब से।
क्वेश्चन समझा? आंसर बताइए। हाँ, बात तो सही है, बोले दो एक्सप्लेनेशन बचे, बोले तो दोनों में से किसी एक में होगा, बट उस एक्सप्लेनेशन में क्या होगा वो जज करना पड़ेगा। आपको किनारे तक पहुंचा दिया हूं मैं, अब देखो। हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट होगा कौन? ठीक है, अभी मेरी ना एक बात समझ के लेना, मैं जब तुमको पढ़ाया था तो मैंने तुमको एक बात बताई थी कि every company is a body corporate but every body corporate is not a company। जिसमें हमने क्या समझा था कि भाई कंपनी बोलूं तो चाहे रिलायंस हो, चाहे एप्पल हो, चाहे ऐसी कोई कंपनी हो जो बाहर बनी है लेकिन इंडिया में कोई बिजनेस नहीं है, सब कुछ किसके अंदर आते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। सो एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन सारी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होती, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में आपकी ये सेबी भी आ जाती, आईसीएसआई भी आ जाता, आईसीएआई भी आ जाता, आईसीएमएआई भी, सारी बॉडी कॉर्पोरेट है, बट ये कंपनी। और कंपनी का डेफिनेशन बड़ा क्लियर है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तब बोले ये तो समस्या हो जाएगी अगर हम उसी कंपनी के डेफिनेशन में स्टिक रहे, तो बाहर वाली जो कंपनी है जैसे यूनिलीवर हो तो कभी भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से होल्डिंग कहलाएगी ही। एवरीबॉडी आर विथ मी? तो फिर अपने उन्होंने दिया एक्सप्लेनेशन नंबर सी, किसका? सेक्शन 2 क्लॉज 87 का। एवरीबॉडी आर विथ मी? तो बोले सेक्शन 2 क्लॉज 87 में जहां जहां पे भी ये एक्सप्रेशन यूज हुआ है, हम क्या बोल रहे हैं? जहां जहां पे शब्द यूज हुआ है। लॉ मेकर उस शब्द नहीं बोलता कि जहां जहां पे वर्ड यूज हुआ है, देखो कितना जनरल हो जाता है, जहां जहां पे कंपनी वर्ड यूज हुआ है, मजा नहीं आता। बोले जहां जहां पे भी ऐसा एक्सप्रेशन यूज हुआ है, कैसा एक्सप्रेशन? बोले एक्सप्रेशन कंपनी जहां जहां यूज हुआ है। एवरीबॉडी आर विथ मी? एक्सप्रेशन कंपनी जहां जहां यूज हुआ है वो इंक्लूड करेगा एनी बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, हर बार इंक्लूड करेगा क्या एक्सप्रेशन बॉडी कॉर्पोरेट को? ये सिर्फ इस सब क्लॉज के लिए है, इस क्लॉज के लिए। सेक्शन 2 क्लॉज 87 में जहां जहां कंपनी शब्द यूज हुआ है वहां वहां कंपनी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट भी आए। एवरीबॉडी आर विथ मी? बाकी जगह आप जहां पे भी कंपनी पढ़ो, 220 में कंपनी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट आएगी क्या? 220 के अंदर कंपनी बोलने से वही कंपनी जो इंडिया के कंपनीज एक्ट में बनी है, लेकिन जब 287 आप पढ़ रहे हो ना और वहां जहां जहां कंपनी शब्द यूज हुआ है ना, तो बोले यहां सिर्फ 287 के कंपनी शब्द में कंपनी इंक्लूड्स। तो अब अगर मैं बोलूं क्या यूनिलीवर जो है, अरे हेलो, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? ये फॉरेन कंपनी भी है, बॉडी कॉर्पोरेट? फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट ही तो है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कंपनी भी आ जाती है, फॉरेन कंपनी भी आ जाती है, और ऐसी कंपनी जो फॉरेन कंपनी नहीं है वो भी आ जाती है। अरे हाँ, तो अगर अब मैं बोलूं बॉडी कॉर्पोरेट कौन है? यूनिलीवर। तो क्या अब क्योंकि बॉडी कंपनी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट भी आएगी इस क्लॉज के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगी? और इसकी यूनिलीवर क्या हो जाएगी? सब्सिडी। अगर ये एक्सप्लेनेशन नहीं होता तो यूनिलीवर कतई भी होल्डिंग नहीं बन सकती थी, और जब वो होल्डिंग नहीं बन सकती थी तो हिंदुस्तान सब्सिडरी नहीं बन सकती थी। अगर ये क्लॉज नहीं होता तो है, यानी कि वो होल्डिंग है और वो सब्सिडरी है। एवरीबॉडी आर विथ मी? तो बॉडी कॉर्प कंपनी सिर्फ जहां जहां शब्द 287 के अंदर जहां जहां एक्सप्रेशन कंपनी यूज हुआ है, उस कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट भी रहेगा, उसको बड़ा कर दिया यहां पे। तो भले अब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इंडिया की है, वो तो सब्सिडरी है, कौन है उसकी होल्डिंग? यूनिलीवर। यूनिलीवर क्या कंपनी है? वो क्या है? फॉरेन कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट भी बोल सकते हो उसको। एवरीबॉडी आर विथ मी? तो वो भी होल्डिंग बन सकती है बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन। एवरीबॉडी आर विथ मी? चलिए ठीक है, चलिए। हर्ष द्विवेदी जी कह रहे हैं नेस्कैफे नेस्ले की सब्सिडरी है और नेस्ले स्विट्जरलैंड की है। ठीक है भाई, नोट करते हैं अपन, ये आईएएस के एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, उमेश ने बदक भेजी है, तो श्रद्धा कह रही सर डक नहीं है वो स्नेक है। भाई कैसे स्नेक लग रहा है मेरे को, तुम्हें ही बता दो। तो बदक ही दिख रही, इतना चोंच रहता है क्या स्नेक का? हाँ चलिए, ए हो गया, बी हो गया, और क्या हो गया? सी हो गया। एवरीबॉडी आर विथ मी? नोट कर लिए क्या सब कुछ?
इसको नोट करो फटाफट। इधर जियो का नेटवर्क ही नहीं आता है क्या? ये इधर प्रेस्टीज में ही इशू है, पता है, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, किसको? कम हो, मुकेश से मैं बात करता हूं आज ही। चलिए, हुआ क्या? सब नोट कर लिए? मैं बी वाला एक्सप्लेनेशन आपको लिखवाया नहीं हूं, उसको भी चलो लिख ही लो लगे हाथ, ताकि क्या कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेशन पूरा। चलिए, तो जो बात कर रहा है किसकी? कंपोजिशन की। कंपोजिशन ऑफ अ कंपनीज बोर्ड of directors shall be deemed to be controlled by another company if that other company by exercise of some power exercisable by it at its discretion can appoint or remove all or majority of the directors. हुआ? अब अगर आप पूरा लिख लियो, अब अगर आप ईमानदारी से अगर डेफिनेशन पढ़ोगे तो इसका संपूर्ण इंटरप्रिटेशन आपके बुद्धि में घुस चुका है। हटा दूं सर? बाकी है तो एक बार देखोगे तो अगर 246 पढ़ोगे, क्या? होल्डिंग कंपनी। एवरीबॉडी आर विथ मी? तो होल्डिंग कंपनी में साफ लिखा है कि होल्डिंग कंपनी यानी कि ऐसी कंपनी जिसकी एक से ज्यादा क्या है? सब्सिडरी। अब सब्सिडरी समझ लिए तो होल्डिंग बाय डिफॉल्ट अपना कवर हो गया। सब्सिडरी किधर दिया हुआ? 287 के अंदर, और बोला है सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। अनदर कंपनी मतलब कौन? अगर होल्डिंग कंपनी के सेंस में बात करें तो कौन सब्सिडरी है? तो बोले होल्डिंग कंपनी के सेंस में बात करें तो मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी होल्ड्स, क्या? अरे बोलो आगे। होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है? इन विच द होल्डिंग कंपनी या तो कर रही है कंट्रोल, किसका? कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और दूसरा एक्सरसाइजेस और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। एवरीबॉडी आर विद मी? अरे हाँ। और उसके बाद ये सब के बाद अपने पास 3 एक्सप्लेनेशन है। पहला एक्सप्लेनेशन बोल रहा है डीम्ड मान लेना कंपनी को, डीम्ड सब्सिडरी। डीम्ड यानी कि मान लेना कि वो सब्सिडरी है, भले ही कंट्रोल इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी, यानी कि होल्डिंग का खुद का नहीं है, होल्डिंग की कोई सब्सिडरी है उसका कंट्रोल है,
तो भी तुम सामने वाली कंपनी को डीम्ड सब्सिडरी मान लेना, बरोबर है। बी वाले पॉइंट में अपने को बता दिया है कि कहीं कंपोजिशन कंट्रोल का मतलब क्या है, और सी में बताया है कि जो एक्सप्रेशन है कंपनी, उसके अंदर बॉडी कॉर्पोरेट भी आता है, और वो सिर्फ कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट सिर्फ इस वाले 287 में जहां जहां शब्द एक्सप्रेशन कंपनी यूज कर रहे तो ही आएगा, बाकी जगह हर जगह कंपनी का वही मतलब होगा जो 220 पे डिफाइंड है। एवरीबॉडी आर यू विथ मी, आर यू श्योर? बस आज की क्लास को फिर इतना ही रखते हैं, आने ही वाला है आपका जिसका इंतजार है आपको, तो फिर धीरे से करके रफ्तार बढ़ा लेंगे, फिलहाल हल्लू हल्लू चलते हैं, ठीक है। कितना कितना मार्क्स आने वाला है लॉ में? बोले सर जाने दीजिए, पास हो जाएंगे बस, ठीक है। चलिए चलिए भैया, जितने भी YouTube के स्टूडेंट हैं, एक्सप्लेनेशन पर भी कोई एग्जांपल बता दीजिए सर। बताया तो बेटा एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। रुकना रुकना थोड़ी देर, ठीक है। मैं बढ़िया हूं। कब आएगा सर? मेरे को सूत्रों से पता चल रहा है, मेरे साथ बहुत सारे पॉलिटिशियन बैठते हैं, तो वहां सूत्रों से पता चला है कि कौन सी तारीख को आ रहा है भाई? बिफोर 4 अगस्त के पहले आ जाएगा बोले भैया सीधा। नहीं चाहिए, नहीं बताते हैं अपन, ठीक है। चलिए, कुछ डाउट है तो बताइए, YouTube वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं, कुछ डाउट है तो बताइए। कुछ डाउट है तो बताइए, नहीं तो कंक्लूड करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।